नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन के बारे में कि सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन को किसने दिया, सांख्य दर्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे और आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद सांख्य दर्शन से जितना भी आपका डाउट है A to Z वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए। क्योंकि दोस्तों, जो ये सांख्य दर्शन है ये ऑर्थोडॉक्स दर्शन है यानी आस्तिक दर्शन है। तो इसमें से अभी तक आपके एग्जाम में, चाहे वो पीजीटी एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे आपका पीएचडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें फिलॉसफी आती है उसमें सांख्य दर्शन दोस्तों जरूर से जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है, थोड़ा कठिन भी दर्शन है। तो दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद सांख्य दर्शन बिल्कुल आपकी उंगलियों पे याद होने वाला है और इम्पॉर्टेंट आप बिल्कुल A to Z आपके इम्पॉर्टेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो एज इट इज आज तक एग्जाम में पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सांख्य दर्शन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सांख्य दर्शन है ये आपका आस्तिक दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है ये आपका आस्तिक दर्शन है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसके दो डिवीजन हुए थे। स्कूल ऑफ फिलॉसफी के स्कूल ऑफ फिलॉसफी के दो डिवीजन हुए थे, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक दर्शन और हेट्रोडॉक्स यानी कि नास्तिक दर्शन, ठीक है। तो ये आस्तिक दर्शन क्या था? जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करे, ठीक है। जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करे, जो वेदों की सत्ता को माने, है ना, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करे उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक दर्शन। और जो वेदों की सत्ता को नहीं माने उसे कहते हैं हेट्रोडॉक्स यानी कि नास्तिक दर्शन है। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्थोडॉक्स है, जो आस्तिक दर्शन है, इसी में आपका आता है सांख्य दर्शन, ठीक है। इसी में आपका आता है सांख्य दर्शन। तो देखते हैं सांख्य दर्शन जो आपका आस्तिक दर्शन है इसके 6 हुए थे। ऑर्थोडॉक्स जो आपका आस्तिक दर्शन था, आस्तिक दर्शन आपके कितने हुए थे? 6 हुए थे, जिसमें पहला था सांख्य, दूसरा था योग, फिर है न्याय, फिर है वैशेषिक और फिर है मीमांसा, ठीक है। मीमांसा में पूर्व मीमांसा आती है, उत्तर मीमांसा आपके 2 आ जाती है। और इसी में आपकी जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो फ्रेंड्स, जो ये उत्तर मीमांसा है इसी को कहते हैं वेदांत दर्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं वेदांत दर्शन। तो इसी ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक दर्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभी जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आस्तिक दर्शन है, ऑर्थोडॉक्स है। अब इसमें से 3 ऑप्शन आपके रख देते हैं। हेट्रोडॉक्स यानी जो हेट्रोडॉक्स में आता है आपका जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, इस्लाम दर्शन, ठीक है। और आपका
क्रिश्चियन दर्शन। और इसी में आपका 3 पॉइंट उसमें से रख दिए या 2 पॉइंट रख दिए, फिर इसमें आदर्शवाद प्रयोजनवाद कुछ उसका भी ऐड कर देंगे और सांख्य दर्शन इसमें से 1 दे देंगे। तो वो आपके लिए पहचानना होता है कि सांख्य यानी कि जो आस्तिक दर्शन है वो कौन कौन से है। तो दोस्तों इसको याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक दर्शन देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आई, संख्या आई। याद रखिएगा दोस्तों, गौर करिएगा, सबसे पहले संख्या आई। अब संख्याओं में क्या हुआ, संख्याओं को आप पहले जोड़ेंगे यानी संख्या, फिर उसके बाद संख्याओं में योग हुआ तो सांख्य दर्शन हो गया। संख्याओं को योग किया, जोड़ा, योग दर्शन हो गया। अब अगर जोड़ा तो कोई ना कोई मतलब आपने न्याय किया, आपने जोड़ा, न्याय किया, यानी कि आप जोड़ते समय बायस तो नहीं हुए, तो आपने सही न्याय किया या गलत। तो संख्या आई, संख्या को जोड़ा और जोड़ते समय आपने सही नंबरिंग की या गलत नंबरिंग की, यानी कि न्याय किया। अब न्याय आपने किया तो न्याय करने वाले में कुछ विशेषता होगी, तभी तो उसे न्यायी या न्यायाधीश कहा गया, कुछ इस तरीके से। तो संख्या आई, संख्या को जोड़ा, योग हुआ, योग करते समय न्याय किया गया, न्याय करने वाले में कोई गुण रहा होगा, विशेषता रही, वैशेषिक बन गया। फिर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये आपका हो गया। और इसी को दोस्तों जो पूर्व मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्थोडॉक्स को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो इसमें टॉपिक है सांख्य दर्शन, आस्तिक दर्शन में हमें पढ़ना है, आस्तिक दर्शन में सबसे पहले हमें देखना है सांख्य दर्शन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सांख्य दर्शन में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहे हैं, किस तरीके से इसको पूछा जाता रहा है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है, इसको चाहे तो कहीं मैं लिखते जाऊं, मैं लिख ही देती हूं, आप लोगों को इजी हो जाएगा। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है, भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो यह मानती है, क्या मानती है दोस्तों, जो यह मानती है कि यह ब्रह्मांड प्रकृति एवं पुरुष के योग से, प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित है। ठीक है, प्रकृति एवं प्रयोग से निर्मित है। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व के, यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, यानी कि ये मानती है कि जैसे कि आपने दर्शन पढ़ा होगा कि ये जो संसार है, इस ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। तो ये दर्शन नहीं मानते कि इस ब्रह्मांड की रचना भगवान या ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि यह मानती है कि इस ब्रह्मांड की रचना प्रकृति और पुरुष के योग से हुआ है। और यह प्रकृति को, यह आत्मा को, आत्मा यानी पुरुष, ठीक है, यह पुरुष को स्वतंत्र चेतन मानती है। ठीक है, और यह आत्मा पुरुष को स्वतंत्र चेतन मानती है और प्रकृति को जड़ मानती है। इस दर्शन का अंतिम उद्देश्य, इसका, किसका, दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य
इसका, इस दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त, ठीक है। इस दर्शन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे कि दोस्तों अधिकतर दर्शन हैं जो आपके आस्तिक है, नास्तिक है, तो ये दर्शन आस्तिक क्यों है? ये दर्शन आस्तिक इसलिए है क्योंकि ये वेदों की सत्ता को मानता है, जो वेद में चीजें कही गई उनको मानता है, लेकिन ये नहीं मानता है कि ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, इसको भगवान ने बनाया, बल्कि ये मानता है कि इस संसार की जो रचना है, उत्पत्ति है, वो प्रकृति और पुरुष के योग से बनी। अब दोस्तों इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बिल्कुल इसका बेसिक और की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं इसमें और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जाम में इसके बनने वाले जो क्वेश्चन है वो सांख्य दर्शन आस्तिक है, नास्तिक है, तो यह आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। दूसरा, इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, ठीक है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तीसरा, इसकी एक रचना है सांख्य कारिका। सांख्य, मैं बताऊंगी अभी क्या है सांख्य कारिका। दोस्तों सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन के बारे में पूरी चीजें लिखी हैं, उसे कहते हैं सांख्य कारिका। किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र ने। कभी कभी इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ईश्वर चंद्र ने इसके बारे में। और कौन सा गा है ये दोस्तों? एक इसे सोरेश्वर सांख्य और आपका दो निरीश्वर सांख्य दो हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है, इसे निरीश्वर सांख्य। मैं बताऊंगी अभी क्यों कहा जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बना है निरीश्वर सांख्य किसे कहा जाता है और सोरेश्वर सांख्य किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांख्य दर्शन में गॉड की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए इसे निरीश्वर यानी बिना ईश्वर के माना जाता है, ठीक है। और सोरेश्वर सांख्य किसे कहा जाता है? सोरेश्वर जो आपका योग दर्शन आता है, योग दर्शन में 26 एलिमेंट्स यानी एक एलिमेंट्स और जोड़ दिया गया था ईश्वर को, इसलिए उसे सोरेश्वर सांख्य कहा जाता है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य और योग दर्शन को सोरेश्वर सांख्य कहा जाता है। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इस दर्शन में 25 एलिमेंट्स की बात कही गई है, तो वो 25 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 25 तत्व बताए हैं, 25 तत्व बताए गए हैं। मतलब इस दर्शन ने माना कि इस सृष्टि की रचना में 25 तत्वों का योग है। कौन कौन से हैं? प्रकृति है, पुरुष है और आपका कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इस तरीके से 25 तत्व हैं। आइए देखते हैं कि वो 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो देखते हैं 25 तत्व, और ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। और वो 25 तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें बात की है प्रकृति की। प्रकृति को इन्होंने जड़ माना, ठीक है, प्रकृति को इन्होंने जड़ माना। अब हम बात करेंगे विकृति। फ्रेंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और नेट एग्जाम में तो ये हर साल करीब किसी साल गैप होता होगा, नहीं तो हर साल बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा चीज़ ये है दोस्तों कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको मिलाने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन हम और आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए वीडियो एंड होते होते ये चीज़ बिल्कुल आपके बिना माइंड पे प्रेशर किए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसको देखते हैं और फिर इसको हम समझते हैं। विकृति, प्रकृति यानी कि प्रकृति को जड़ माना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे याद भी करना है। विकृति में इन्होंने कहा हाथ पैर वाणी
ठीक है, हाथ पैर वाणी गुदा और जननेंद्रियां। ठीक है, हाथ पैर वाणी गुदा और जननेंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, और एक चीज इन्होंने और बताया मन, इसको यहाँ लिख लेते हैं अलग से। तो ये इन्होंने 5 कहा, ये भी इन्होंने 5 कहा, मन को एक और लिख लेते हैं, 6 चीजें हो गई। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश। ठीक है, ये इन्होंने 5 एलिमेंट्स हो गए। टोटल जो यहाँ पे हुआ वो हमारा हुआ 16। ठीक है, ये इन्होंने 16 तत्व यहाँ पे आ गए। फिर इन्होंने कहा प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको याद भी करवा दूंगी बहुत आसान तरीके से, लेकिन पहले हम देख लें कि वो 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति और विकृति इन्होंने कहा अहंकार, फिर इन्होंने कहा महत, महत मतलब होता है बुद्धि, अहंकार बुद्धि, शब्द तन्मात्रा इन्होंने कही, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, ये भी तन्मात्रा, शब्द स्पर्श, रूप, ये सब रूप तन्मात्रा, रूप रस, रूप रस और गंध तन्मात्रा। ठीक है, और लास्ट में आता है ना प्रकृति ना विकृति। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज ही पूछा गया है। तो इन्होंने कहा पुरुष, पुरुष को क्या कहा इन्होंने, आत्मा कहा है। तो यानी कि एक तत्व ये हो गया, 16 तत्व ये हो गए, और ये कितने हुए, ये कितने तत्व हुए, ये हमारे हुए हैं 7। ठीक है, तो ये हमारे लिए 7। तो अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रकृति 1, पुरुष को हमने माना 2, ठीक है, और 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 और 16 9 25। तो यहाँ पे हमारे हो गए पूरे 25 तत्व। ठीक है, पूरे 25। तो अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद तो हमें करना ही पड़ेगा। देखिए प्रकृति, प्रकृति को ऐसे समझिएगा, प्रकृति को इन्होंने जड़ माना। अगर आप प्रकृति देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो नेचर में जो भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब आपको जड़ माने की एक जगह स्थापित ही दिखेंगे। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे कि प्रकृति हो गई हमारी जड़। अब हम याद रखेंगे विकृति। अब इसको हम कैसे याद रखें, बड़ी आफत है, याद कैसे रखें, है ना। पढ़ तो लिया, समझ लिया, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया इतनी चीजें तो हम मिलाएंगे कैसे। तो इसलिए बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। अब हम देखते हैं विकृति। विकृति से हम समझ लेंगे कि कुछ अंगों में हमारे विकार आ गया है। ठीक है, अंगों में विकार आ गया है, इसलिए विकृति हो गई है। ठीक है, तो अब अंगों में विकार, तो हाथ पैर वाणी गुदा जननेंद्रिय, ये सब क्या है, ये सब हमारे अंग ही तो हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से विकार कहाँ आता है, अंगों में आता है। तो चाहे हाथ पैर वाणी जननेंद्रियां, आंख नाक जिह्वा त्वचा, ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई विकृति। तो देखिए दोस्तों, अंगों में विकार विकृति। अब दूसरा हम देखते हैं, ये पृथ्वी जल वायु तेज, इसको कैसे याद रखें कि विकृति में आए। तो देखते हैं ईश्वर भी है और इंसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसानों में विकार हो गया, विकृति हो गई, और यहाँ पे जो भगवान की चीजें हैं, पृथ्वी जलवायु तेज और आकाश। दोस्तों, पता हमें सब होता है, याद हमें सब होता है, लेकिन एग्जाम में हम भूल जाते हैं। वो हम भूले नहीं, बस इसीलिए हमें इस तरीके से देखना है कि विकृति यानी मनुष्य के शरीर में विकार हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी जलवायु, जो भगवान के जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, इनमें जो है विकृति आ गई है। इसलिए हम याद रखेंगे। ये अगर सेंटेंस, ये वर्ड हमारे सामने आ जाए एग्जाम में, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसे हम विकृति से एसिमिलेट कर देंगे। फिर आता है प्रकृति
और विकृति, यानी कि प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो प्रकृति को क्या कहा इन्होंने? जड़ कहा। कि मान लीजिए हमारा शरीर है और इसमें आत्मा नहीं है, तो क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? शरीर तो हमारी जड़ है, इसमें आत्मा नहीं है, तो हम इसे समझेंगे प्रकृति हो गई शरीर। और विकृति क्या हो गई? विकृति हाथ पैर आंख नाक जो भी आपने यहाँ पे अभी पढ़ा। तो यानी कि शरीर भी है आत्मा भी है, ठीक है। यानी प्रकृति जड़ चीजें, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या हो गया? जड़ हो गया। और विकृति क्या है? कि विकृति किसमें होती है? शारीरिक अंगों में ही हो रही है, ठीक है। तो शरीर हो गया, शरीर में आत्मा भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अहंकार। अहंकार किसमें आता है? व्यक्ति के शरीर में ही तो आता है अहंकार। जब आप जीवित ही नहीं हैं तो अहंकार का कोई सवाल ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि एग्जाम में हमें याद रहे, है ना। क्योंकि पढ़ा हुआ सब होता है लेकिन एग्जाम में हम चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हमें याद रखना है। अब कैसे याद रखना है? कि प्रकृति है और विकृति भी आ गई, अहंकार, बुद्धि और शब्द, माने जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो रूप है हमारा शरीर है, और रस जो हमें स्वाद मिल रहा है, जो हमें गंध मिल रहा है, ये सब किसमें आ गया? कि प्रकृति और विकृति, ठीक है। अब देखते हैं ना प्रकृति और ना विकृति, यानी कि ना प्रकृति है ना शरीर है, और जब शरीर ही नहीं है तो विकृति भी नहीं है। तो कौन हो गया? पुरुष। पुरुष को इन्होंने क्या कहा है? आत्मा। अब मान लीजिए आत्मा है, आपने भी बहुत मूवी देखी होगी, वैसे भी देखा होगा, आत्मा को कोई शरीर नहीं मिलता है ना। तो यानी कि उसकी कोई जड़, शरीर क्या है? आपका जड़ है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है? जड़ है। तो हम देखेंगे कि प्रकृति, यानी कि जो आत्मा, अभी शरीर नहीं है तो वो क्या है? प्रकृति हो गई। और विकृति क्या है? कि उसके जो है जो शारीरिक अंग हैं। तो यहाँ पे ना प्रकृति है ना शरीर है और ना उसके अंग हैं। तो ना प्रकृति और ना विकृति, ये क्या हो गई? ये हो गया पुरुष। फ्रेंड, इसको जैसे भी करके आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आपके ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों, ये था सांख्य दर्शन का 25 एलिमेंट्स। अब देखते हैं इसका एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने दे दिया जाएगा, ठीक है। प्रकृति क्या है? विकृति क्या है? प्रकृति विकृति और ना प्रकृति ना विकृति। इसमें दे दिया गया प्रकृति और इसमें दे दिया गया पुरुष को दे देंगे। विकृति में दे देंगे आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये दे देंगे विकृति में, और प्रकृति विकृति, और यहाँ पे दे देंगे आपके तन मात्राएं, ठीक है। अब देखते हैं इसी का दूसरे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना। फ्रेंड्स, याद हुआ ना आपको? बिल्कुल याद होगा, क्योंकि बहुत कठिन भी है। मुझे तो सच में बहुत टाइम लग गया था समझते समझते, लिटरली अब जाके मुझे याद हो पाया है, जैसे भी करके समझ के, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ वो चीज आपको भी नहीं भूले। देखिए, इसमें एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन और पूछा गया है, केवल कारण, ठीक है। ये आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके नेट, पीएचडी या फिर पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, केवल कारण। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया, केवल कार्य, केवल कारण, केवल कार्य। फिर यहाँ दे दिया गया कार्य एवं कारण, ठीक है, कार्य एवं कारण। और फिर दे दिया गया ना कार्य ना कारण। फ्रेंड्स, वही है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वही चीज है, बस थोड़ा सा शब्दों को चेंज कर दिया गया है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये शब्द दे देते हैं और कभी कभी वो शब्द जो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे लिखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, अभी आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए इसमें केवल कारण, केवल कारण में क्या आ जाएगा? कि केवल कारण है। बताइए, सोचिए क्या आ जाएगा? केवल कारण में आपका क्या आ जाएगा? प्रकृति, ठीक है। क्या आ जाएगा? केवल कारण में प्रकृति आ जाएगा। और केवल कार्य, केवल कार्य में क्या आ जाएगा? केवल कार्य में क्या आ जाएगा? सोचिए कि कार्य किसके द्वारा आप करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पे केवल कार्य में आ जाएगा कर्मेंद्रियां, और क्या आ जाएगा? ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये क्या हो गया? केवल कार्य। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि केवल कारण, कारण कहाँ पे है? जड़ में है, ठीक है।
और जड़ क्या है, प्रकृति है। और केवल कार्य किसके द्वारा करते हैं, कर्मेंद्रियां यानी हाथ पैर, आपका जो अभी आपने लिखा था हाथ पैर ना ये, और आपका ज्ञानेंद्रियां यानी आपके जो सेंसेस हैं। तो केवल कार्य। अब कार्य एवं कारण, कार्य एवं कारण में क्या आ जाएगा बताइए, कार्य एवं कारण में क्या आ जाएगा, तन मात्राएं। ठीक है, कार्य एवं कारण में क्या आ जाएगा, तन मात्राएं। तन मात्राएं आपने अभी देखा था ना, शब्द रूप, ठीक है, आपने तन मात्राएं अभी देखा था कि जो आपका था शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, शब्द स्पर्श गंध, ये सब क्या थी, ये सब तन मात्राएं थी। और ना कार्य है और ना कोई कारण है। इसमें कौन आ जाएगा कि ना कार्य है, कोई कार्य भी नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, गेस किया आपने, बिल्कुल सही गेस किया, ये इसमें आ जाएगा पुरुष। ठीक है, ये आपका फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। आइए और चीज़ें देखते हैं प्रकृति सांख्य दर्शन में और भी क्या इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इनके इम्पॉर्टेंट चीजें जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं। इन्होंने 3 प्रमाण बताए हैं। इन्होंने बताया ज्ञान प्राप्त करने के साधन, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रमाण। 3 प्रमाण की बात की। 3 प्रमाण की कौन सी बात की इन्होंने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और क्या है, शब्द प्रमाण। तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन में कौन कौन से ज्ञान प्राप्त करने के साधन, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अनुमान यानी कि जो आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहां पे ये चीज थी या मैंने देखा था, जो आप अनुमान लगाते हैं वो अनुमान प्रमाण। और शब्द प्रमाण जो आप बोलते हैं, सुनते हैं, या उस जिस चीज को आप बोल करके एक्सप्लेन करते हैं, सुन करके समझते हैं, वो सब हो गया आपका अनुमान प्रमाण में, शब्द प्रमाण में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम बात करते हैं। इन्होंने प्रकृति के इसमें 3 गुण बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण बताए। इन्होंने कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 3 गुण इन्होंने कौन से बताए हैं, 3 गुण इन्होंने बताए हैं। सतोगुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 गुण याद रखिएगा, सतोगुण, फिर है रजोगुण और दूसरा है तमोगुण। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपके नेट, जीआरएफ, पीएचडी या पीजीटी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक बार तो ये पूछ लिया गया पीएचडी के पेपर, उसमें पीजीटी में कि एक्टिवनेस, जो पृथ्वी की त्रिगुणात्मक अवस्था में एक्टिवनेस किसे कहते हैं। तो इसलिए आपको इसका इंग्लिश भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक्टिवनेस को एक्टिवनेस ही लिख देता है। तो सतोगुण को कहते हैं गुडनेस, ठीक है, रजोगुण को कहेंगे एक्टिवनेस और तमोगुण को कहते हैं डार्कनेस। ठीक है, याद रखिएगा, सतोगुण गुडनेस है ना, जो सतोगुण होता है गुडनेस होता है ना। पहले लोग कहते थे बहुत सात्विक भोजन, बहुत सात्विक लोग है ना, तो उससे कहते हैं गुडनेस, उनकी अच्छी क्वालिटी। रजोगुण किस में पाया जाता था, अधिकतर क्षत्रियों में। उसको इस तरीके से याद रखिएगा, क्षत्रिय बहुत होते थे क्या, एक्टिव है ना, तो कुछ इस तरीके से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको इंग्लिश में एक्टिवनेस, डार्कनेस और गुडनेस किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, इसमें और कौन कौन से इन्होंने चीजें बताई हैं, 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, फिलहाल मैंने बता दिया आपको, फिर से बता रही हूँ। तन्मात्राएं कौन कौन सी थी, रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि, ठीक है,
और दृश्य। तो ये थी इनकी जो है तन्मात्राएं। फ्रेंड्स, इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये था अभी तक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया। सबसे लास्ट में एक और भी चीज आई थी, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो सत्कार्यवाद कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सत्कार्यवाद क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, कार्य कारण में, इसे याद रखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही, कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। कैसे रहता है? जैसे एक लड़की में जन्म देने की क्षमता, जन्मजात होती है। ठीक है, जैसे सत्कार्यवाद थ्योरी यही थी कि इन्होंने बताया था, इस थ्योरी में बताया था सांख्य ने कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है, कि भले वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो उसमें उसके ओरिजिन होने के समय ही विद्यमान था। जैसे एक लड़की होती है, उसमें बच्चे को जन्म देने की क्षमता जन्मजात होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती। जैसे चीनी में मिठास पहले से ही होती है। वो अलग बात है कि हम चीनी में चाय बना रहे हैं तो चीनी डाल दे तो उसका मिठास आ गया, शरबत बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, तो यानी कि उसमें वो क्वालिटीज पहले से ही विद्यमान थी, हमने वो क्वालिटीज नहीं लाई। इट मीन्स कि हम चाय बना रहे, चीनी डाला तो मतलब हमने चीनी को मीठी नहीं की, मिठास जो थी चीनी में, जो उसकी क्वालिटीज थी वो जन्मजात थी। फ्रेंड्स, यही है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सत्कार्यवाद के सिद्धांत क्या था। ठीक है फ्रेंड, तो ये था सांख्य दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। बस सांख्य दर्शन दोस्तों आप पढ़िएगा, उसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने आज अपने इस वीडियो में सांख्य का पूरा निचोड़ समझाने की कोशिश की है कि ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है और इसके क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और आपका पीएचडी, इन सारे में पूछे ही जाते हैं। और आपके यही क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है जो अभी तक के एग्जाम का एनालिसिस करने पे लगा कि इतने ही क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, इसमें एक चीज और है, सर्ग और प्रलय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सर्ग और प्रलय की बात कौन सा दर्शन करता है? ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन, दर्शन करता है। सर्ग और प्रलय, सर्ग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की उत्पत्ति। ठीक है, किसी चीज की उत्पत्ति को कहते हैं सर्ग, और प्रलय यानी कि विनाश। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो उस चीज का विनाश भी होगा। यही था सर्ग और प्रलय। ये फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सर्ग और प्रलय की बात कौन सा दर्शन करता है। तो फ्रेंड्स, सर्ग और प्रलय की बात सांख्य दर्शन करता है, इसको ऐसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स
बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूरा जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके के और भी वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरीके के और भी वीडियोस लाती रहूँगी। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट योग दर्शन के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।